औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और आप सबको वेलकम ऑनलाइन क्लासेस में। इस वक्त हम पैथोलॉजी 514 डिस्कस कर रहे थे। इससे पिछले जो 3 चैप्टर्स थे हमने फिजिकल क्लासेस में कंप्लीट किए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 4। चैप्टर 4 में बच्चों हमारे पास मुख्तलिफ डिजीजेज हैं और उन डिजीजेस को स्पेसिफिकली हमने पढ़ना है कि उन डिजीज की कॉज क्या है, उनके सिम्टम्स क्या हैं, उनका ट्रीटमेंट क्या है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहली डिजीज स्टार्ट कर रहे हैं और इंशाल्लाह हर एक वीडियो लेक्चर में हम एक एक डिजीज पढ़ रहे होंगे। आज की हमारी डिजीज है पेप्टिक अल्सर। याद रहे बच्चों, हम जो भी बात डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर वो एज पर फार्मेसी काउंसिल सिलेबस है और काउंसिल के सिलेबस में हमारे पास जो सबसे पहली डिजीज मौजूद है वो पेप्टिक अल्सर है। पेप्टिक अल्सर के लिए अब हर डिजीज के लिए हमें क्या क्या पता होना चाहिए। इस वक्त स्क्रीन पर कुछ हेडिंग्स आप देख रहे हैं जिसमें टाइप, साइन एंड सिम्टम, सीवियर सिम्टम, कॉजेज और रिस्क फैक्टर्स हैं। हमें हर डिजीज में ये चीजें और इसके बाद अभी हम ट्रीटमेंट पर भी आ रहे होंगे वो हमें पिन पॉइंट पे आना चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि आप सब लोग अपने लेक्चर नोट्स भी साथ में लेकर बैठे हुए हैं जिसमें आप इनको नोट भी कर रहे होंगे और साथ साथ चीजें इंशाल्लाह आपको याद भी हो रही होंगी। हम बात करते हैं सर अल्सर की। व्हाट इज अल्सर? अल्सर को हम सिंपली बच्चों डिफाइन करते हैं, इट इज सोर ऑन लाइनिंग्स ऑफ स्टमक और इसोफेगस। ये जरूरी नहीं कि स्टमक में ही अल्सर जनरेट होता है सर। अल्सर आपके जीआई ट्रैक्ट की डिजीज है। जीआई ट्रैक्ट किसे हम कहते हैं सर? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट दैट स्टार्ट फ्रॉम योर इसोफेगस, एंटर हो रहा है इसोफेगस से और आपकी इंटेस्टाइन्स पर जाकर खत्म हो रहा है। तो इट मे बी ऑन द पार्ट ऑफ योर स्टमक और इट मे बी ऑन द पार्ट ऑफ योर इसोफेगस। इसकी जो लाइंस हैं उसमें आप सोरनेस कह रहे होते हैं या आप कह दें जलन शुरू हो जाती है, आप कहें उनका स्ट्रक्चर डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, उस कंडीशन को हम नाम देते हैं अल्सर। आपने सुना होगा माउथ अल्सर्स भी होते हैं, माउथ में ब्लिस्टर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, एसिडिक किसी चीज की वजह से कुछ ऐसा हार्मोनल रिलीज हो रहा है। तो अल्सर को कोई बहुत खतरनाक वाली बीमारी नहीं है, ये आपकी लाइनिंग्स अगर डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाती हैं तो आप उसे अल्सर का नाम देते हैं। व्हाट आर द मेजर टाइप्स ऑफ अल्सर? हम कहते हैं सर मेजर टाइप्स में हमारे पास शामिल है पेप्टिक अल्सर। अच्छा, पेप्टिक वर्ड मिला पेप्सिन से। पेप्सिन मौजूद है आपके स्टमक में, तो आपको ये जब कभी भी पेप्टिक कहीं नजर आता है तो आप कहते हैं कि सर इट इज फॉर स्टमक। देन सेकंड हम कह रहे हैं बच्चों ड्यूडेनल। आपने पढ़ा स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट्स होते हैं ना, ड्यूडेनम, जजिनम और इलियम। तो उसमें से जो पहला पार्ट है वो क्या होता है? ड्यूडेनम। अब इस स्टेज पर आप लोग आ गए हो कि आपको इन पार्ट्स की सीक्वेंस भी याद होनी चाहिए। मतलब इफ आई आस्क व्हाट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, सो द आंसर इज ड्यूडेनम इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन। सो वी से कि ड्यूडेनम में अगर ये सौर हो रहा है लाइनिंग्स तो उसे हम नाम दे देंगे ड्यूडेनल अल्सर। एंड नंबर 3 हमारे पास आता है इसोफेगियल या इसोफेजियल अल्सर। इसोफेगियल या इसोफेजियल अल्सर क्या होगा सर? अगर इसोफेगस में, थ्रोट में अगर लाइनिंग्स डैमेज हो रही हैं तो उसे हम नाम दे देंगे अल्सर का। नाउ व्हाई दीज लाइंस आर बीइंग डैमेज? आइए नॉर्मल तरीका समझते हैं कि दिस इज स्टमक। इस स्टमक में अंदर क्या मौजूद है सर? HCl मौजूद है। ये उतना ही सीवियर है, ये उतना ही डेंजरस है जितना डेंजरस HCl हमारे पास लैब में होता है। आप कहेंगे सर लैब वाला HCl तो बहुत खतरनाक है। वो HCl अगर हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है तो क्या नुकसान नहीं पहुंचाता? अल्लाह ताला ने, हम कहते हैं फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुम तुकज़्ज़िबान, हम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे। अल्लाह पाक ने क्या किया? अल्लाह पाक ने हमारे स्टमक के अंदर एक लाइन बना दी है म्यूकस की। तो HCl उस पर स्ट्राइक करता है, स्टमक की लाइन को डैमेज नहीं करता। लेकिन अगर आप ज्यादा अरसे तक खाना नहीं खाते, मिसाल के तौर पर अगर आपका स्केड्यूल बना हुआ है कि आप पूरा पूरा दिन भूखा रहते हैं और आप दिन में एक वक्त खाना खा पा रहे हैं अपनी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या जॉब की वजह से, तो ऐसे वक्त में आपका HCl मुसलसल उस म्यूकस की लाइन पर अटैक करता है। When it attacks continuously on the mucus line, नुकसान क्या होगा सर? नुकसान ये होगा कि म्यूकस एक वक्त आएगा खत्म हो जाएगा और जब म्यूकस खत्म हो जाएगा तब क्या होगा सर? उस वक्त HCl डायरेक्ट किस पे हमला कर देगा सर? उस वक्त HCl डायरेक्ट हमला कर देगा हमारे स्टमक की लाइन पर और वहां पर अल्सर जनरेट करेगा। तो यानी वहां पर छाला बना लेगा। इन अदर वर्ड्स, ये हमने जो इस वक्त बात की दैट इज ऑन द लाइंस ऑफ स्टमक, दैट्स व्हाई इट्स नेम्ड एज पेप्टिक अल्सर। दिस इज वन ऑफ द रीजन ऑफ अल्सर। सेकंड रीजन क्या हो सकता है? अब हम आते हैं बेटा इसके बाद अगर कॉजेस पर मैं आपको शिफ्ट करवाता हूं। तो आपने कहा सर इट मे बी बिकॉज ऑफ हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। हेलिकोबैक्टर पाइलोराई को हम शॉर्ट फॉर्म में H पाइलोराई कहते हैं। H पाइलोराई इज अ काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो ये कॉज करता है। अच्छा, आप लोगों को अगर याद है स्टमक, अगर जो आपकी बेसिक एनाटॉमी आप लोग पढ़ते हैं तो स्टमक के 3 एंड होते हैं। अगर मैं यहाँ स्टमक को ड्रॉ करता हूं छोटा सा, तो आप कहते हो कि इसमें 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा कहलाता है कार्डियक एंड, मेन बॉडी कहलाती है फंडस
और ये कहलाता है पाइलोरिक एंड। ठीक है, तो ये कार्डियक एंड क्यों कहते हैं, पाइलोरिक एंड क्यों कहते हैं? क्रिकेट मैच अगर आप लोग देखते हैं तो क्रिकेट मैच में अगर कराची में मैच हो रहा होता है और हमारा जो स्टेडियम है, इस स्टेडियम पे जो आखान हॉस्पिटल के पास है, यहाँ पर मैच हो रहा होता है तो कैसा आता है मैच में लिखा हुआ हॉस्पिटल एंड कारसाज एंड। तो यानी अगर हॉस्पिटल की तरफ से बॉल करा रहा है तो हॉस्पिटल एंड हो जाएगा, अगर कारसाज की तरफ से बॉल करा रहा है तो कारसाज एंड हो जाएगा। मतलब अगर पीछे कोई मस्जिद होती है और यहाँ सिनेमा होता तो हम कहते हैं सिनेमा एंड, सिनेमा की तरफ से बॉल करवाई जा रही है। तो अगर ये दिल के पास है तो आपने क्या नाम दे दिया उसे? कार्डियक एंड का नाम दिया। और अगर ये पाइलोरिक रीजन के पास है तो आपने क्या नाम दे दिया? पाइलोरिक एंड कह दिया। तभी बैक्टीरिया का नाम भी क्या है? हेलिकोबैक्टर पाइलोराई। इस तरह से अगर आपको चीजें पता होंगी ना तो चीजें याद करने में बच्चों आसानी होगी, वरना हमें चीजें बोझ लगती हैं। चीजें बोझ नहीं, चीजें फन की तरह आपको याद होनी चाहिए। अब हम कहते हैं सर या तो ये वजह हो सकती है, दूसरी वजह क्या होगी? याद रहे लॉन्ग टर्म यूज ऑफ एनसेड्स। एनसेड्स क्या होती है मेरे बच्चों को पता है? नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स। ठीक है, जो पेन किलर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इनका लॉन्ग टर्म यूज। देखो नीम हकीम खतरा जान हमने जरूर सुना है, मैंने अगर यहाँ लॉन्ग टर्म नहीं लिखू ना और आप लॉन्ग टर्म ना सुनो तो आप ये समझोगे 2 दफा पैराडोल खा अल्सर हो जाएगा, आप पैराडोल ही नहीं खाने देंगे किसी को। आप कहेंगे नहीं हमारे सर ने कहा पैराडोल नहीं खानी है उससे अल्सर होता है। ऐसा नहीं है भाई, कहा यह जा रहा है इट्स लॉन्ग टर्म यूज। अगर बहुत लंबे अरसे तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो इट मे कॉज डैमेज टू द लाइंस ऑफ योर स्टमक, और अगर वो लाइंस ऑफ द स्टमक को डैमेज करेगा तो देन HCl विल अफेक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने यहां पर लिख दिया आइबुप्रोफेन एंड नेप्रोक्सिन सोडियम। सो देयर आर नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स हम जिसमें जाकर कह सकते हैं, और वो एक बहस भी आजकल हम चला रहे हैं जेनरिक और ब्रांड की, तो हमें एटलीस्ट एक्टिव भी आने चाहिए ड्रग्स के और उसके साथ उनके एक्सीपेंट्स भी हमको पता होने चाहिए। What are the signs and symptoms? How would you know? पैथोलॉजी मतलब आप यहाँ पर इतने स्ट्रांग होना था कि आपको डॉक्टर के साथ खड़े होकर डायग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में उसकी हेल्प करनी थी। डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट में डॉक्टर आपसे बाजी इसलिए लेकर चला जाता है, हम फिजिशियन की बात कर रहे हैं, कि वो उसके पास पैथोलॉजी की इंफॉर्मेशन बहुत है। हम पैथोलॉजी में अपने आप को उस लेवल पर लाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पेशेंट आके ये नहीं बोलता डॉक्टर साहब आई एम सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, बताएं दवा कौन सी लेनी है। इफ ही और शी नोज ही और शी सफरिंग फ्रॉम पेप्टिक अल्सर, तो वो दवा भी बच्चों खुद ही नहीं बता देगा मुझे कौन सी लेनी है। तो उसने कहा कि जी हम ये नहीं बता रहे कि हुआ क्या था, आपको साइन एंड सिम्टम्स बताएगा वो, और उन साइन और सिम्टम्स से आप आइडेंटिफाई करोगे। साइन एंड सिम्टम्स क्या है? बर्निंग स्टमक, इंटॉलरेंस टू फैटी एसिड, heartburn and nausea. These are the general symptoms. और कुछ लोगों को बड़े severe symptoms भी आते हैं। severe symptoms में क्या शामिल है? severe symptoms में शामिल है blood in the vomit, उल्टी करेंगे खून आएगा, blood in the stools, dark stools। अब अगर ये चीजें किसी में भी सामने आना शुरू हो जाती हैं तो हम क्लिक करते हैं, अलार्म करते हैं कि he or she may be a suspect of H. pylori और he or she is a subject to the disease. So ट्रबल ब्रीथिंग, सांस लेने में दुश्वारी, सांस लेने में प्रॉब्लम, फीलिंग फेंट, उसे ऐसा लगेगा मैं बेहोश होने जा रहा हूं। एपेटाइट चेंज, भूख लगने का वक्त, भूख लगने की शिद्दत तब्दील होना शुरू हो जाते हैं, एपेटाइट भूख को कहते हैं। अनएक्सपेक्टेड वेट लॉस, वेट लॉस होता है अनएक्सपेक्टेडली। अब एक ही सिम्टम ना 3-4 बीमारियों का भी होता है, जैसे अनएक्सपेक्टेड जो वेट लॉस है, ये सिम्टम और किस बीमारी का है? आप इस वक्त अगर आपको मालूम है और आप अपनी गर्दन हिला रहे हैं कि डायबिटीज में भी ऐसा ही होता है। ट्रबल इन ब्रीथिंग, आप किसी रेस्पिरेटरी ट्रैक डिजीज में भी जाते हैं, यानी एक ही से आप ये पहचान नहीं सकते और बता नहीं सकते, आपको फिर आगे लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाने पड़ते हैं। देन आपने कहा जी व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स? सर रिस्क फैक्टर्स में शामिल है हमारे पास स्मोकिंग, अल्कोहल, स्पाइसी फूड्स एंड स्ट्रेस ऑल्सो। कुछ बच्चे ये परेशान होते हैं कि सर वाई स्ट्रेस, स्ट्रेस में क्या होता है बॉडी में? बच्चों स्ट्रेस में बॉडी के हार्मोनल चेंजेस होते हैं, और जो नॉर्मल काम बॉडी कर रही थी उससे हटकर काम करना शुरू कर देती है, और अगर उससे हटकर काम करना शुरू करती है तो हम कहते हैं कि हमारे पास कुछ उसकी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं। यहां तक की बात हमें समझ में आ रही है बच्चों? अब हम मूव करते हैं आगे इसकी मैनेजमेंट पर और ड्रग्स की बात करते हैं अब हम यहां पर। तो बच्चों अब तक हमने जो बातें डिस्कस की थी, आइए इससे आगे प्रोसीड करते हैं, और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों कॉम्प्लिकेशंस को, कि सर इफ दिस पेप्टिक अल्सर इज लेफ्ट अनट्रीटेड, अगर इस पेप्टिक अल्सर को हमने ठीक नहीं किया, ये पेप्टिक अल्सर एक अरसे तक हमने रहने दिया, तो क्या क्या हो सकता है? नंबर 1 स्टूडेंट्स आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं, इंटरनल ब्लीडिंग। आपने कहा कि सर वॉल्स डैमेज हो जाएंगी, तो डेफिनेटली अगर वॉल डैमेज होंगी तो उसके नीचे ब्लड वेसल्स होंगी और वो ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट होगा। अगर वो ब्लड बाहर निकलना स्टार्ट हुआ तो इट में लीड टू द कंडीशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ ब्लड दैट इज नेम्ड एज एनीमिया। या फिर ये भी मुमकिन है कि आपके स्टूल्स में, आपकी वॉमिट में ब्लड आना स्टार्ट हो जाए, जो पिछले हमने सिवियर सिम्टम्स में पढ़ लिया था कि सर ये बड़ा खतरनाक सिम्टम हो सकता है हमारा। सेकेंड आप देख रहे लिखा हुआ परफोरेशन ऑन द स्टमक।
अब स्टमक इतना डैमेज हो सकता है और एचसीएल इतने बुरे तरीके से उस पर लग सकता है कि उसमें परफोरेशन कॉज हो सकती है। परफोरेशन का मतलब क्या होता है बेटा? होल्स बन जाना उसमें, और इस बीमारी को हम नाम दे रहे होते हैं पेरिटोनिटाइटिस। इस आइटिस का मतलब क्या होता है सर? आइटिस का मतलब हमने बहुत मर्तबा पढ़ा, दैट इज इन्फ्लामेशन। जैसे छोटे बच्चे हुर्फे तहजी करके याद करते हैं ना, अगर आपने भी हुर्फे तहजी करके याद किया तो पैथोलॉजी आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगी इंशाल्लाह। तो आइटिस क्या बन गया हमारे पास बच्चों? इन्फ्लामेशन। और ये पेरिटोन का मतलब क्या होता है सर? पेरिटोनियम कैविटी। वो पढ़ते हैं ना पेरिटोनियल डायलिसिस, पेरिटोनियल कैविटी में ऐड करते हैं। तो ये आपके स्टमक की बात की जा रही है, पेरिटोनियल एरिया कहलाता है। अगर इस तरह याद करोगे तो कभी भी चीजों को नहीं भूलोगे और आपको आसानी होगी चीजों तक पहुंचने में। नंबर 3 स्टूडेंट हमारे पास है ऑब्स्ट्रक्शन। ऑब्स्ट्रक्शन का मतलब ये कि अब बैकफ्लो हो सकता है, यहां पर आपका स्टमक ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा। तो आप जो फूड इन कर रहे हैं, अब आउट होने का उसके पास एक ही रास्ता बचता है, वॉमिट। या फिर अगर वो निकल चुका है उस फेज से, कायम बन के आगे पहुंच चुका है, तो फिर रास्ता बनता है उसके लिए डायरिया। अब आते हैं बच्चों ट्रीटमेंट पर। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डिजीज। मैं यहां पर ही आपको क्लियर कर दूं कि वी आर नॉट मीन टू प्रिस्क्राइब द ड्रग। हम ड्रग प्रिस्क्राइबर्स नहीं है। हम डॉक्टर को ये बता जरूर सकते हैं, उसकी दी हुई थेरेपी को शिफ्ट जरूर करवा सकते हैं, लेकिन विद ऑल द कंसर्न्स ऑफ अ फिजिशियन हम यहां पर सेल्फ मेडिकेशन स्टार्ट नहीं करने जा रहे। आज मैंने आपको अगर ये ड्रग्स बता दी हैं तो इसका हरगिज से मतलब नहीं होगा कि आप अल्सर की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। वी आर नॉट मीन टू ट्रीट द पेशेंट्स, लेकिन पता जरूर होना चाहिए कि आपके पास पेशेंट आता है तो उसको जो दवा दी जा रही है वो कौन सी है, ताकि आप प्रिस्क्रिप्शन पर बात कर सकें। सर हमने कहा था कि इट मे बी बिकॉज ऑफ एच पाइलोराई। एच पाइलोराई कौन है? एक बैक्टीरिया है। तो सर बैक्टीरिया को मारने के लिए दवा जो चाहिए होगी उसको हम क्या कहेंगे? बैक्टीरिया को मारने के लिए जो दवा चाहिए उसको हम नाम देंगे एंटीबायोटिक। तो पहला हमारे पास क्या आ रहा है बेटा? एंटीबायोटिक्स आ रही है। एंटीबायोटिक्स में हम एमोक्सिसिलिन इस्तेमाल कर सकते हैं, हम क्लेरिथ्रोमाइसिन इस्तेमाल कर सकते हैं, मेट्रोनाडाजोल इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन याद रहे, एंटीबायोटिक उस वक्त तक आप इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आपके पास कौन सी रिपोर्ट ना आ जाए? बैक्टीरियल कल्चर रिपोर्ट ना आ जाए। सारा मसला ये है इस वक्त हमारे पास एंटीबायोटिक स्टीवर्डशिप पर इतनी हम बात कर रहे होते हैं कि सर हम खुद से एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। एंटीबायोटिक को ओवर द काउंटर मेडिसिन के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है, जो कि बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो हम कहते हैं सर ये हमने नहीं करना। हमने बैक्टीरियल कल्चर टेस्ट देखकर, इफ यू आर अ फार्मासिस्ट ऑन अ कम्युनिटी फार्मेसी, आप पर यह फर्ज बनता है कि आप पहले बैक्टीरियल कल्चर देखें, उस कल्चर में एच पाइलोराई मौजूद है तो एच पाइलोराई के हिसाब से आप ये डोज देंगे। चूंकि आपके पास एमोक्सिसिलिन सिर्फ इसमें नहीं इस्तेमाल की जा रही, इसके अलावा भी इस्तेमाल की जा रही है। देन आते हैं सर हम मेडिकेशंस दैट ब्लॉक एसिड प्रोडक्शन, इसे हम नाम देते हैं बेटा पीपीआई, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स। तो इसमें कौन कौन सी दे सकते हैं? ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल। लेकिन प्लीज रिमेंबर देयर इज अ कॉशन, इफ यू आर यूजिंग ओमिप्राजोल एंड लैंसोप्राजोल देन दिस इज वेरी नेसेसरी कि आप उसकी थेरेपी को अपने फिजिशियन से मॉनिटर करवाएं, क्योंकि अगर इसकी थेरेपी इंक्रीज हो गई तो दैट मे रिस्क योर bones, that they may risk your hips, they may risk your large bones। 13 वीक से ज्यादा की अगर थेरेपी हो जाती है ओमिप्राजोल की तो वो मेल्स में ब्रेस्टोमेगाली कॉज करना स्टार्ट कर देता है। हम तो बहुत ज्यादा ले रहे होते हैं इस दवा को, खुद से ले रहे होते हैं रेजिक के नाम से, बहुत मोस्ट कॉमनली हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। लेकिन बच्चों एहतियात करना होता है हमें कि हम इतना भरपूर इस्तेमाल ना करें उसे। तो एक हो गया, आप एंटीबायोटिक दे सकते हो, अगर वो एच पाइलोराई कॉज है आप एसिड प्रोडक्शन रुकवा सकते हो, that is medications that stop the acid production, PPI आता है उसमें। नंबर 2 आप हिस्टामिन रिसेप्टर्स ब्लॉक कर सकते हो, तो आपने यूज किया H2 ब्लॉकर्स। H2 ब्लॉकर्स में आपके पास आते हैं फेमोटिडीन, सिमिटिडीन। तो आपने कहा सर ये दो दवाएं भी इस्तेमाल हो सकती हैं, या फिर आप कहते हैं कि सर कोई साइटो प्रोटेक्टिव एजेंट इस्तेमाल किया जाए एज लाइक मेजोप्रिस्टोल एंड सुक्राल्फेट। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद ना कंपनीज क्या करती हैं, आपका क्या काम है, फार्मासिस्ट का क्या काम है? फार्मासिस्ट का काम है ड्रग इनोवेट करना। मुझे भरपूर याद है कि जब ऐसा वक्त आया होगा कि लोग एनसेड्स ले रहे हैं और एनसेड से अल्सर हो रहा है। अब एनसेड लेना भी जरूरी है, दर्द बहुत करता, तो एनसेड देनी है। एनसेड ज्यादा दे रहे हैं, पेशेंट को अल्सर हुआ हुआ है या अल्सर कॉज होने के चांसेस है। अब साइंस बैठती है और कहती है भाई इस मसले का हल निकालना पड़ेगा, और साइंस ने निकाला इस मसले का हल। फाइजर ने निकाला आर्थ्रोटैक के नाम से। डाइक्लो नाम सुना होगा आपने, वॉरेन नाम सुना होगा, डेक्लेरान नाम सुना होगा, डाइक्लोफिफ्टी नाम सुना होगा। दीज आर डिक्लोफेनिक सोडियम जो अलग से मिलते हैं, जो आप जेनरिक्स बना रहे हैं। डिक्लोफेनिक सोडियम के साथ फिर क्या करना पड़ रहा था? डिक्लोफेनिक सोडियम चूंकि देयर इज अ पोटेंशियल रिस्क टू कॉज पेप्टिक अल्सर, तो हम कहते हैं कि उसके साथ हम ओमिप्राजोल इस्तेमाल करवा रहे हैं, लैंसोप्राजोल इस्तेमाल करवा रहे हैं। 2 थेरेपी इस्तेमाल हो रही थी। आप लोग फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं, आपके पास कंबाइंड थेरेपी के मल्टीपल रिजीम्स के ऑप्शन है कि आप एक ही टैबलेट में 2 एक्टिव लेयर सस्टेन रिलीज, एक्सटेंड रिलीज बना सकते हैं। फार्मासिस्ट पैथोलॉजिस्ट नहीं होता, फार्मासिस्ट इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होता, फार्मासिस्ट एक
तमाम चीजों का निचोड़ है, जो हम कहते हैं ना फार्मासिस्ट बाय एजुकेशन। दिस मींस पढ़ते पैथोलॉजी, आनी सूटिक्स भी चाहिए, आनी माइक्रोबायोलॉजी भी चाहिए, इम्यूनोलॉजी भी आनी चाहिए, सब आपके जहन में होगा, देन आप इजीली प्रोसीड कर सकते हो। तो अब आपने कहा कि सर हमारे पास क्या है, हमारे पास दो दवाएं मिला दी उन्होंने क्या किया, मिसोप्रेस्टोल के साथ डिक्लोफेनिक सोडियम का कॉम्बिनेशन बनाया हुआ है। गूगल कीजिएगा आर्थ्रोटेक को आप लोग, तो आर्थ्रोटेक फाइजर का प्रोडक्ट है जिसमें उन्होंने दोनों दवा एक साथ दे दी है। तो पहले वो स्टमक लाइंस को नॉर्मल कर देगा, उसके बाद आपका डिक्लोफेनिक सोडियम रिलीज होगा। तो कितनी खूबसूरती के साथ उन्होंने ड्रग इनोवेट किया था। हम इन्हीं चीजों को पढ़ के ड्रग इनोवेशन की तरफ जाते हैं। मैं उम्मीद करता हूं बच्चों के ये पेप्टिक अल्सर का जो टॉपिक था ये हमें क्लियरली समझ में आया और हमारे लिए बिल्कुल आसान था इस पेप्टिक अल्सर को समझना। हम इन क्लासेस को थोड़ा सा इंटरेक्टिव बनाना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूं कि जब इसको पढ़ें तो बिल्कुल वैसे ही पढ़ें जैसे क्लास में हम पढ़ते हैं। क्लास में आपको टास्क मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको टास्क में दूं। मैंने जितनी भी ड्रग्स यहाँ पर लिखी है ना, एमॉक्सिसिलिन, क्लिथ्रोमाइसिन, मेट्रोनिडाजोल, ओमिप्राजोल, लेंसोप्राजोल, फेमोटिडीन, सिमेटिडीन, सुक्रालफेट, मिसोप्रेस्टोल, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टोटल 9 ड्रग्स बन रही हैं। इन 9 ड्रग्स के डोजेज सिर्फ आप लोग लिखिए और लिखकर आप सबमिट करवा दीजिए। जैसे यहाँ पे लेक्चर देखते हैं उसके बाद जो आप लोगों की यूनिवर्सिटी की कॉरेस्पॉन्डेंस होती है उस कॉरेस्पॉन्डिंग ग्रुप्स में आप इसको सेंड कर दें, ताकि आपका ये जो लेक्चर था ये इंटरैक्टिव लेक्चर भी बन जाए और हमें अच्छे तरीके से चीजें समझ में आना शुरू हो जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह हम सेकंड डिजीज को डिस्कस कर रहे होंगे। बहुत शुक्रिया बच्चों इस वीडियो लेक्चर को सुनने का। अपना बहुत ख्याल रखिएगा आप सब लोग। अल्लाह हाफिज।